ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद नाज़रीन। नवाज शरीफ ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसी हवाले से जो हम डिस्कस कर रहे थे उसी हवाले से बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अब हमें अपनी सिफारिशात मुरतब करने के बाद इस्लामी दुनिया से राबता करना चाहिए, और हमारे माहिरीन भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है इस वक्त उसकी बड़ी अहम पोजीशन भी है और पाकिस्तान इन तमाम इस्लामी ममालिक में एक कलीदी किरदार भी अदा कर सकता है। रजा रूमी साहब, लेकिन मुस्लिम ममालिक ने हम देखें तो 3 जंगें भी इस हवाले से लड़ ली और उसके बाद भी अपना एक इफेक्टिव रोल कहीं ना कहीं निभाने की कोशिश की है, और आज भी आवाज तो उठाई जा रही है, हर प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इफेक्टिव स्ट्रेटजी क्या होगी ये फिर भी एक बड़ा क्वेश्चन है। क्या हम ना वो 3 जंगें जीत सके, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलती रही होगी मुस्लिम ममालिक की, और आज अगर इस जंग करने से या डायरेक्ट इस जंग में कूदने से वो गुरेजा नजर आते हैं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजंस होंगी, क्योंकि जंग हमेशा लड़ी जाती है जीतने के लिए। अगर आप जंग जीत नहीं सकते तो फिर आपको जंग में कूदना भी नहीं चाहिए। हाँ, एक दूसरी सूरत हाल जरूर हो सकती है कि अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो फिर आपको डिफेंस के अलावा आपके पास कोई चाराकार नहीं रह जाता, लेकिन दूसरी तरफ अगर आपके पास ऑप्शन है, जैसे दूसरे मुस्लिम ममालिक के पास ऑप्शन है, तो फिर बेस्ट स्ट्रेटजी हमेशा जंग की यही होती है कि आप उस जंग में ना कूदें जिसको आप जीत ना सकते हो, उसके लिए कोई और स्ट्रेटजी अपनाएं। देखिए, बात यह है कि जंग में कूदना तो उज़मा एक अलग मामला है और बाद का मामला है। पहला जो कदम है, जो कि अभी आप उसका जिक्र भी कर रही थी और अभी हम उसके ऊपर बात भी कर रहे थे, पहले तो ये कि भाई हमारी पॉलिसी क्या है, मुसलमान ममालिक की पॉलिसी क्या है, उम्मा की पॉलिसी क्या है। क्या वो ये समझते हैं कि वो फलस्तीनियों का जो खून है वो उसकी कोई कीमत है, उसकी कोई वैल्यू है, या वो इतना अर्जा है कि आप उसको मसलहतों की खातिर जो है बहने दें, और कि आपके जो ताल्लुकात हैं अमेरिका से या अब तो यूएई के तो बाकायदा बाज़ाब्ता इजराइल से ताल्लुकात हैं सिफारती, तो वो खराब ना हो। अब ये तो नहीं हो सकता। सबसे पहली तो ये बात है कि एक पॉलिसी, एक हिकमत अमली जो है वो वाज़ेह होनी चाहिए, और वो उसी का इस वक्त जो है फुकदान है। अभी आप तुर्की की बात कर रहे थे, आप और कई मिसालें ले लीजिए, वहां पर हमें ये दिखाई देता है कि यहाँ पे किसी किस्म की कोई एक यूनाइटेड ना तो आवाज है ना पॉलिसी, और जो मियां साहब ने बात कही है वो उसमें वजन है कि पहले सिफारिशात तो आप मुरतब कीजिए, फिर आप जाके सबको एक प्लेटफॉर्म पे जमा कीजिए। आखिर पाकिस्तान के सबसे अच्छे ताल्लुकात हैं मुस्लिम उम्मा में, पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता के साथ हमारे बड़े पुराने और गहरे ताल्लुकात हैं। अभी भी आप देख लीजिए कि सबसे बड़े हमारे वो माशी तौर पर हमें सहारा देने वाले वो रीजन है, चाहे सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, और हमारे सारे वर्कर्स वहां पे लाखों की तादाद में मौजूद है। हमारे तो बड़े गहरे रिश्ते हैं वहां पे। तुर्की के साथ हमारी बड़ी पुरानी दोस्ती है। चीन का जिक्र हो गया यहाँ पर, जहां जहां तो हमारा कहीं, अब ये तो नहीं है ना कि बिल्कुल ही हम बेकस हैं, लेकिन मसला ये कि हमारी तवज्जो नहीं है उसमें, कि पाकिस्तान की हुकूमत की तो तवज्जो सारी इस वक्त पाकिस्तान की शराफिया और मुक्तदर हल्के जो हैं उनकी तवज्जो पिछले कई महीनों से, बल्कि 1 साल से, ये कि इमरान खान का क्या करना है, किस तरह उसको बंद रखना है, उसका केस एक केस के बाद दूसरा केस। अभी देखिए ना, मुल्क में ये जो पिछले 3-4 दिन से पूरे कैपिटल को वो पीटीआई ने भी जो कुछ किया, लेकिन हुकूमत का भी जो ओवर रिएक्शन था, आप उसमें देखिए कि हमें तो डोमेस्टिक मामलात में ही हम इतने घिरे हुए हैं कि हम ये भूल गए हैं कि हम इस दुनिया में, इस खित्ते में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी तवज्जो जो है उधर से तालिब वो टीटीपी हमले कर रही है, उधर शोरिश हो रही है बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, हमारी सारी तवज्जो वहां पे है कि जी वो एक आईनी तरमीम आ जाए और ये कि फलां को एक्सटेंशन मिल जाए, फलां वो रह जाए, वो इमरान खान का मक्कू ठप देगा। मतलब अब देखिए ना, प्रायोरिटीज का मसला है। मियां साहब ने बात तो कही, लेकिन मियां साहब ये जरा बात अपने बरादर मोहतरम से भी करें ना, उनको बिठा के आमने सामने जरा प्राइवेट में बुलाएं, जब वो सुबह नाश्ता कर रहे हो तो वहां पे वो बैठे हो निहारी और पाए के साथ, वो कहें कि भाईजान तुसी जरा कम करो और ये छोड़ दें। यहाँ तो मामला ये कि इधर तो सारी फोकस जो है वो सर्वाइवल का पे है, वो सारा फोकस ये है कि किस तरह से हमने वो अपने हरीफ को जेर करना है। भाई आप ये नहीं कर सकते जितना आप दबा रहे हैं इमरान खान को। अभी आप तो इजराइल होने की बात करी है, देखिए इमरान खान के ऊपर क्या क्या नहीं कहा गया।
घड़ी चोर, फलाना, निकाह गलत किया, शरीयत को वायलेट किया, कुछ नहीं चिपकता। वो टेफलॉन है सियासत की। उनकी जो फॉलोइंग है, उनके जो कल्ट फॉलोइंग है, वो कोई चीज को मानते ही नहीं। आप लाख प्रोपेगेंडा कर लें, यकीन जानिए आप इसराइल के, ये तो कहानी है टोटली। और मैं समझता हूं कि इसमें कोई ज्यादा वजन नहीं है, लेकिन आप ये साबित भी कर दें तो फिर भी उनकी सपोर्ट कम नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि एक सियासी कुव्वत को, एक सियासी हकीकत को सियासी मैदान में काउंटर करना होता है, डंडे होठों से कभी नहीं होता। ये तारीख हमें बताती है। हाँ, वक्ती तौर पे काम चल जाता है, काम टांगी टपाओ हो जाता है। तो इस वजह से इधर हमारी डोमेस्टिक सियासत में हमें बिल्कुल, हमारी खारजा पॉलिसी, हमारा दुनिया में क्या मकाम है, हमारी मैशत, हमारे इतने बड़े बड़े चैलेंजेस, पाकिस्तान के जो बच्चों को, नौजवानों को लाक है, उनसे तवज्जो हट गई हुई है। और ये मैं समझता हूं कि ये इसके ऊपर सोच विचार की जरूरत है। हमें भी ये चाहिए कि हम ये याद कराएं उनको, अपने हुक्मरानों को, कि आप ये जो बार बार आप खेल रहे, देखें ना, ये वही एस्टेब्लिशमेंट है जो कितने चाव से इसी पार्टी और इसी लीडर को आज से 5-6 साल पहले तक मसीहा बनाकर पाकिस्तान पे नाजिल कर दिया। अब ये एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कह रही है कि ये तो डिजिटल दहशतगर्द हैं, ये तो फलाना रिस्क है। ये तो कोई उनसे भी पूछे कि भाईजान आप भी जरा मतलब थोड़ा सा अपना जो है वो हाथ हौला रखें मुल्क के ऊपर और सियासत के ऊपर, और यहाँ पर काम करने दें। मैं समझता हूँ कि सिविलियन हुकूमत, दफ्तर खारजा इसके ऊपर तवज्जो दे, उनके पास वो इसके ऊपर काम करें, तो बिल्कुल हम कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन 1 साल से वहां जहाँ गजा में सब कुछ हो रहा है, आप देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आए रोज दंगा। हमारे अंदरूनी मामलात इतने गंभीर होते जा रहे हैं, जो सियासी जमातें हैं उनके अपने सर्वाइवल की जंग है इस वक्त। तो ऐसे में अगर खुदा न खास्ता अगर ये एक जंग की सूरत इख्तियार कर लेती है और अब हमारे हमसाये में पहुंच जाती है, इसराइल, जैसे ईरान ने अभी इसराइल पर हमला किया, तो इसराइल जो है वो अगर जवाबी कार्रवाई करता है तो उसके बाद ये खदशा भी है कि जो है एक प्रॉपर ईरान और इसराइल की जंग छिड़ने का जो है खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो फिर पाकिस्तान को क्या स्ट्रेटजी, क्योंकि इस वक्त तो अंदरूनी तौर पर आपने जिक्र किया कि कैसे जो पाकिस्तान है वो फंसा हुआ है, तो इन मामलात को फिर वो कैसे देखेगा? क्योंकि ये वो तमाम मामलात हैं जिनको फोर्सी करने की जरूरत होती है, जिनको पहले से देखने की जरूरत होती है ताकि उस पर प्रॉपर एक्शन अपना डिवाइस किया जा सके। अदरवाइज हमारे साथ वही होगा जो हम प्रॉक्सी वॉर्स में पहले भुगतते रहे हैं। आज अगर दहशतगर्दी का हम शिकार हैं तो बड़ा एक क्लियर वो एक साइन है कि हम जिस प्रॉक्सी में पड़े थे आज से कोई 40-50 साल पहले, वो उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। तो अगर किसी और प्रॉक्सी में भी हमने टांग अड़ा दी तो फिर या हमारी कोई गलत पॉलिसी बन गई, बाद में आके माफी मांग लेना तो आसान होता है ना। मियां साहब आप इसका आंसर कीजिएगा कि इस प्रॉक्सी वॉर से का हिस्सा बनने से कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के जो जैसे अभी रजा रूमी साहब ने कहा कि बहुत गंभीर हालात हैं और अंदरूनी मामलात पे अंदरूनी तौर पर हम इतने फंसे हुए हैं कि हम इन तमाम मामलात को देख ही नहीं पा रहे हैं, हमारे पास वक्त ही नहीं है बल्कि इनको देखने के लिए। वो मेरा ख्याल है वो बात उन्होंने सही की है कि जो पॉलिटिकल टॉप एग्जीक्यूटिव है अगर वो इन चीज़ों में ही उलझा रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक और इशू है ना, आपके पास एक पूरा फॉरेन ऑफिस है, उसमें एक्सपर्ट डिप्लोमेट्स मौजूद हैं जिनका बड़ा बड़ा एक्सपीरियंस है। आप अगर मादी में चले जाएं, आगा शाही, आगा हिलाली, आपके अजीज अहमद, इतने आप साहबजादा यकूब, हालांकि वो मिलिट्री बैकग्राउंड रखते थे, लेकिन इतने भी हमारे एक्सपर्ट रहे हैं कि जो बाकायदा जाके किसी फोरम पे, इंटरनेशनल फोरम पे बात कर लेते थे, कुछ बात मनवा लेते थे, कुछ चीज़ें ऐसे सामने सिनेरियो बिल्ड कर लेते थे कि जिसकी वजह से आप कन्विंस कर पाते थे अपने काउंटर पार्ट को कि थिंग्स कैन बी मडीड, और वो आपके लिए भी, आपसे भी मैनेज नहीं होगी बाद में, जो आपके भी डिज़ायर या एम्बिशंस हैं इस खित्ते में रहने के, वो भी फुलफिल नहीं होंगे। तो वो सिनेरियो खींचने वाले जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो कहाँ गए? लेकिन अब हमें जो फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट्स मिलते हैं या बड़े उनके सीनियर्स मिलते हैं, वो भी कहते हैं कि हमारे यहाँ क्योंकि ऊपर हमारे जो कमांड करते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और कुछ इंस्टीट्यूशनल एग्जीक्यूटिव, वो हमें बहुत सी चीज़ों में इंटरफेयर करके कुछ एक ऐसी लाइन दे रहे हैं जिससे वो खुद आगाह भी नहीं होते और वो बात हमें फिर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हम डिलीवर भी करें। तो ये एक बुनियादी मसला है कि जो आपके पास एक ढांचा होता है, उस ढांचे को अगर अपना काम करने दिया जाए और उन पर थोड़ा ट्रस्ट किया जाए, और आपके पास जो कौम ने दी हुई एक कलेक्टिव विजडम का एक थोड़ा सा आपके पास नमूना है,
उसको कंपेटिबल बनाया जाए उन एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ, तो फिर तो आप एक अच्छी मेथडोलॉजी डिवाइस कर सकते हैं। अदरवाइज तो ये चीज़ें हैं कि वाकई अगर आप यहीं पे ही एक दूसरे को मारा मारी में लगे रहेंगे तो आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे। अब दो चीज़ें मैं ज़रूर बात करूंगा। मेरा ज़ाती ख्याल है, देखें वॉर के बारे में, वॉर इज़ ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल। ये नहीं कहा जा सकता सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे हुई, एक प्रिंस के ऊपर को हमला हुआ, पहले भी एक जेनों के अंदर एक फतूर था, वो ट्रिगर हो जाता है। कोई भी एक चीज ट्रिगर कर देती है, वॉर होने में देर नहीं लगती, नी जर्क रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं। लेकिन दुनिया जितनी वॉलेटाइल या ये खिता हो चुका हुआ है न्यूक्लियराइजेशन की वजह से भी, इवन अदरवाइज सेंटिमेंट्स की कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, इसलिए मैं नहीं देख रहा कि वॉर बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो गए, बहुत बड़ी ये वॉर नहीं बनेगी। ये भी इसी तरह का इन्हीं जगहों पे चलेगी। और ईरान की तरफ से भी मुझे नहीं लगता कि अब वो मजीद को एस्केलेशन करेगा। जो जो चीज़ें उन्होंने कोई ऑब्जेक्टिव्स आपने हासिल करने से कर लिए। अब चीन के बारे में जैसे मेरे भाई ने बात की, तो चीन के एक बहुत सीनियर अहदेदार मेरे साथ आज से 15-16 रोज़ पहले मौजूद थे। तो मैंने उन्हें मुखातब को कहा कि आपके कुछ लोगों की हलाकतें बिशाम में हुई और अभी कराची का वाक़या भी खैर हो गया, तो आप अफगानिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं और बड़ा तल्लुक और बड़ी आपकी वहाँ सरमायाकारी हो रही है। आप पाकिस्तान को कह रहे हैं दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान को कह रहे हैं जी दहशतगर्दी को कंटेन करें, तो आप क्यों नहीं बात करते? अब उनके पास इसका कोई बहुत वाज़ेह जवाब नहीं था। उन्होंने कहा जी हम वाह खान पे कुछ थोड़ा सा काम कर रहे हैं, हम इसलिए उनके साथ ये रवाबत बढ़ा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं चूंकि एक जर्नलिस्ट था कि इनको क्या जवाब दें। उन्होंने कहा जी हमने कोशिश की है, बीजिंग गवर्नमेंट ने बात की है अफगानिस्तान काबुल गवर्नमेंट से, लेकिन काबुल गवर्नमेंट ने कहा जी शवाहिद आपके पास जो है वो सही नहीं है। तो मैंने कहा ये जवाब तो उन्होंने हमें भी दिया, उनके आर्मी चीफ ने कह दिया कि जी पाकिस्तान ने जो शवाहिद दिए हैं। तो मैंने कहा जी कि फिर मैं एक ही बात कह सकता हूँ, अगर आप अपनी गवर्नमेंट को बचा दें कि दे आर लाइंग ओवर इट, कि वो झूठ बोल रहे हैं। तो ये कौमों ने अपने अंदर, मैं नहीं समझता कि चीन रूस जैसे हमारे को यूट्यूबर्स बड़े जज्बाती हो गए, जंग सुबह ही कराने लगे हैं कि वो जी चीन भी आ गया मैदान में, रूस भी आ गया। अब ईरान की देखें ना, ईरान की एयरफोर्स भी तकरीबन ना होने के बराबर है, उसमें स्ट्राइकिंग एबिलिटी कोई इतनी बड़ी नहीं है मेरा ख्याल है। तो मेरा ख्याल है हर एक कौम ने अपना अपना गेज की होती है, अपनी मेजर की होती है कैपेसिटी। वो अब इसराइल भी जो है ना वो कैपेसिटी मेजर करके चल रहा है कि कहाँ हाथ डालना है। मेरा नहीं जाती ख्याल कि पाकिस्तान कमज़ोर है या मांग रहा है भीख, पाकिस्तान पे कोई हमलावर होगा, ऐसी कोई स्टेज ही नहीं है। पाकिस्तान तो आज से कोई 1.5 साल पहले इसराइल के साथ रवाबत बढ़ाने के लिए यहाँ लॉबिंग हो रही थी, बेशुमार लॉबिंग हो रही थी। मुझे एक जनरल मिले जो किसी ज़माने में वाशिंगटन में तैनात रहे थे, उनका जी मुझे इसराइल के सफ़ीर मिले और कहेंगे जी हमारा आपसे क्या कॉन्फ्लिक्ट है, कहेंगे मैंने कहा कोई भी नहीं। तो इस तरह की भी हमारे यहाँ चीज़ें थी। तो उम्मा के अंदर भी एक अच्छी खासी तकसीम है। मैं तो कहता हूँ यार उसके तकसीम की आपने बात की भट्टी साहब, तकसीम तो हमें जो 2 रियासती हल जो पेश किया जाता है, कुछ हमारे जो इवन मुसलमान ममालिक हैं उनके अंदर भी जो पार्टियां हैं, कुछ वो समझते हैं कि 2 रियासती हल की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आज भी इस 2 रियासती हल की मुखालिफत करते हैं। JUI फे और जमात इस्लामी इसमें सरे फहरिस्त है। आपको ये जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है, ये कैसा लगता है कि क्या ये इसकी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी हो सकती है इस मसले को ऑल द वे हल करने के लिए? देखिए, ये अमेरिका की भी स्ट्रेटेजी है कि 2 रियासती हल ही इस मामले का पायदार हल है और अमन की तरफ एक राह निकल सकती है। मसला ये है कि इस मामले की तरफ कदम कौन बढ़ाएगा। पाकिस्तान के अंदर आप बता रही हैं कि 2 जमातें हैं जिनकी शायद फॉलोइंग जो है वो मदारिस या चंद एक लोगों तक महदूद है, बट बड़ी एक्सट्रीम पावर है। मैं समझता हूं कि 25-30 हज़ार 40 हज़ार लोगों की बहुत बड़ी पावर होती है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो उन्हीं उसी टोले को लेके आप कहीं भी चले जाएं, लाहौर चले जाएं, कराची चले जाएं, इस्लामाबाद आ जाएं, तो मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम उससे अगर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं दुनिया की ताकतों को, तो शायद ये स्ट्रेटजी हम अपना के देख सकते हैं। और भाई लोग जो हैं हमारे ताकतवर लोग, वो तो ये इस्तेमाल करते हैं, जब भी कभी उनको फैजाबाद बिठा देते हैं, कभी कहीं बिठा देते हैं, वो स्ट्रेटजी भी हमारे पास है, लेकिन ये कारगर नहीं है। ये दुनिया में इस तरह मसाइल हल नहीं होते हैं। जहां तक मैंने इससे पहले जिक्र किया था डिप्लोमेसी का या फॉरेन रिलेशंस का, अगर पाकिस्तान ये समझता है कि वाकई वो इसमें कोई फाल किरदार अदा कर सकता है, तो अभी मियां साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है, सैफ रहमान साहब ने, कि पाकिस्तान ने तो ये भी कोशिश की थी कि इजराइल के साथ कोई बातचीत हो सके, उनके साथ ताल्लुकात बहाल हो सके और साथ में कोई रिलेशनशिप बिल्ड हो सके फॉरेन रिलेशन लेवल पे।
लेकिन क्या इस पर हम कोई एक सफे पर आ सकते हैं? नहीं, कंसेंसस डेवलप नहीं होता इस पर। नहीं हुआ जी, मैं वो अर्ज कर रहा हूं कि एक सफे पे आ सकते हैं, तो ये मुमकिन नहीं है या नजर नहीं आता है हमें, क्योंकि मजहबी मुल्क है हमारा और हम बहुत इस्लाम को जो है ना वो उसका कलम उठाए हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया के ममालिक के दरमियान कोई ऐसा मुझे नजर नहीं आता है बड़ा वाज़ेह किस्म का कोई फर्क कि टर्की के बड़े जाती अच्छे ताल्लुकात हैं इजराइल के साथ। आप देखें दुबई के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, कतर के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदी अरेबिया के हमारा किबला काबा जो है उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अब मुझे कौन सा मुल्क है इस्लामी मुल्क जो रह गया पीछे जिसके ताल्लुकात ना हो? तो बात यह है कि आप मसले के हल की तरफ अगर बढ़ेंगे, आप संजीदगी पाई जाएगी कि आप वाकई इंसानी जानों की जो है वो कीमत समझते हैं, उसकी अहमियत समझते हैं, तो फिर उनकी बचाने के लिए भी आप आगे आएंगे। और अगर ऐसा नहीं है, जो कि हमें नजर आया पूरे एक साल के दौरान, तो ये इस तरह के जो क्या कहते हैं सिंबॉलिक इकदामात हैं, शायद उनसे कोई असर ना पड़े। और हमें ये खतरा जरूर महसूस करना चाहिए कि आपके हमसाये में अगर कोई जंग मुसल्लत होती है ईरान के या करीबी इलाकों के अंदर, तो ये बहुत पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अफगान वार का हम बहुत बड़ा खमियाजा भुगत चुके हैं। हमारे पास अभी भी 40 लाख के लोग जो हैं अफगानी जो हमारे पास मौजूद हैं, हम उनको पाल भी रहे हैं और गालियां भी खा रहे हैं। इसी तरह से हम मनशियात और असला स्मगलिंग और डॉलर स्मगलिंग में भी हमारे बहुत बड़े मसाइल हैं। तो ये अगर ईरान वाला मामला हुआ तो ये बहुत बड़ी मुश्किल आ पड़ेगी। इसलिए पाकिस्तान को कम से कम एशिया में कन्विंसिंग करनी चाहिए, चाइना को साथ मिलाना चाहिए, और साथ में आपके अगर रशिया के साथ अच्छी कम्युनिकेशन तो रशिया को भी मिलाएं, और बाकी टर्की वगैरह ममालिक जो हैं, टर्की जैसे ममालिक, उनके साथ भी आपको ये डिप्लोमेसी तमाम ममालिक के साथ जो है वो रब्ता करें। रजा रूमी साहब, 2 स्टेट सोल्यूशन के हवाले से जो तकसीम हमें पाकिस्तान में नजर आती है, क्या अगर वाकई ये एक वाहिद सोल्यूशन है इस मामले को हल करने के लिए, तो किस तरह से आप समझते हैं कि कंसेंसस डेवलप किया जा सकता है? देखिए, 2 स्टेट सोल्यूशन जो है उसके ऊपर तो काफी हद तक इत्तेफाक राय मौजूद है। आलमी जो ताकतें हैं और खुद ये मशरक़ वस्ता में और खुद बहुत से हल्के हैं फ़लस्तीन और फ़लस्तीन से वाबस्ता, जो इसको समझते हैं कि यही एक साइब या दुरुस्त स्टेप होगा फ्यूचर के लिए। लेकिन मसला यहाँ पे है कि इसराइल तो किसी तरह से वो तस्लीम ही नहीं करने को तैयार ना। उनका तो ये कि भाई इनको यहाँ से बाहर निकाल दो और जो बची कुछ जमीन है फलस्तीनियों के पास जहाँ वो रह रहे हैं उस पर भी कब्जा कर लो। तो ये बड़ा लंबा एक सफर होगा आगे बढ़ने का। लेकिन मैं जैसा अर्ज किया कि ये सब सॉल्यूशंस निकल सकते हैं अगर कोई सीरियस डिप्लोमेटिक वर्क हो और वो बावर करवाया जाए तो वर्ल्ड पावर्स को कि ये वक्त आ गया है इस मसले को हल करने के लिए। जी ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया रजा रूमी साहब आपका भी, आसिफ अली भट्टी साहब आपका भी, मियां सैफुर रहमान साहब आपका भी। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।